आप सब भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं ये संदेश रिकॉर्ड करवा रहा हूँ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के लिए। और ये मैंने इसलिए कहा है कि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, 100% विकलांग, नेत्रहीन, ब्लाइंड, और क्योंकि वो तीनों सेनाओं की प्रमुख हैं, चीफ कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, इसलिए मेरा ये संदेश, मेरा ये पैगाम राष्ट्रपति जी के लिए है। मैं थोड़ा सा अपना परिचय दे देता हूँ। मैं नेत्रहीन हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। मेरे दादाजी सेना में थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। मेरे पिताजी भी सेना में रहे 21 साल, और मैं भारतीय वायुसेना में था। और मैंने वायुसेना में रहते हुए वेट लिफ्टिंग भी की, रेसलिंग भी की, अपनी कमांड के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते। और 1995 में मैंने कमांडो कोर्स भी किया। और 1999 में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से मेरी ऑप्टिक नर्व्स ख़राब हुई और अंततः वो डैमेज हो गई और मैं ब्लाइंड हो गया, टोटली नेत्रहीन, 100% ब्लाइंड। 2021 का वक्त आ जाता है, बीच में जो समय उतार चढ़ाव वाला रहा वो बीतता रहा। 2001 में मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, आज वो पढ़ लिख रहे हैं। ये सब करते करते जीवन का काफ़ी लंबा समय निकल गया। 2021 अप्रैल की बात है, मेरे पिताजी बीमार थे और उन्होंने अपने अंत समय में ये कहा था कि मेरी आंखें दान कर देना। तो मैंने पूछा क्यों, तो वो कहने लगे क्योंकि मैंने तेरी परेशानियां देखी हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी आंखों से किसी को फ़ायदा हो जाता है तो वो अच्छी बात है। और वो हमने वैसा ही किया। ये पक्ष मैंने इसलिए रखा कि ख़ानदानी तौर पर हम इंसानियत को तवज्जो देते हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ। 2021 जुलाई की बात है। पंजाब पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम PCL भी कहते हैं, उन्होंने एक विज्ञापन निकाला CRA 298/21, जिसमें क्लर्कों की 549 भर्तियां होनी थी, 549। हालांकि मैं एक मानसिक कष्ट से भी गुजर रहा था, सदमा था पिताजी के जाने के बाद, और मुझे कोरोना हो चुका था। शारीरिक तौर पे भी अच्छा नहीं महसूस कर रहा था। लेकिन फिर मुझे वो बात याद आई अपने पिताजी की कि हिम्मत करते रहो, मेहनत करते रहो, यही ज़िंदगी का नाम है। तो मैं जैसे तैसे वो फॉर्म भरने के लिए पहुंचा, और जब वो फॉर्म में सारी डिटेल्स भर दी जाती हैं तो एक जगह आती है जहाँ पे कैटेगरीज लिखी होती हैं, जैसे जनरल, SC, ST, OBC, PWD यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट्स। उसके नीचे एक कैटेगरी और होती है, वो होती है डिसेबल एक्स सर्विसमैन। लेकिन उस विज्ञापन में वो कैटेगरी नहीं थी, जो कि मैंने दोबारा साइबर वाले से पूछा तो उसने कहा कि नहीं सर, ये कैटेगरी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अब कौन सी कैटेगरी में जाऊँ। एक्स सर्विसमैन, हालांकि 13% का रिजर्वेशन पंजाब में है एक्स सर्विसमैन के लिए, और PWD के लिए 4% का रिजर्वेशन है। मैंने सोचा अगर मैं एक्स सर्विसमैन में जाता हूं तो मुझे स्क्राइबर नहीं मिलेगा। स्क्राइबर एक हेल्पर होता है, सहायक होता है, जो हैंडीकैप्स की मदद करता है परीक्षा में। और अगर और मुझे ये चाहिए, स्क्राइबर चाहिए, तो मुझे PWD में जाना पड़ेगा, जहाँ पे सिर्फ 1% रिजर्वेशन है। 1% मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 4% के तहत 1% आँखों वालों के लिए होता है, 1% जिनको सुनने में परेशानी होती है, और 1% होता है जिनको हाथ पैर में या हड्डियों का कोई ऐसा कमी होती है, और 1% मल्टीपल जो दिमाग वगैरह से होता है। तो ये 4%, 1% चारों के लिए बट जाता है। तो मेरे हिस्से में वही 1% का आरक्षण था, जिसका मतलब था कि 549 में से 6 सीटें आ रही थी। तो 6 सीटों में से भी 3 सीटें महिलाओं की थी, 3 पुरुषों की थी। यानी कि कुल मिला के बात ये थी कि मैं पूरे पंजाब भर से सिर्फ 3 सीटों के लिए
सिर्फ मेरे लिए 3 सीटें ही थी जिसमें मैं अपने आप को कम्पीट कर सकता था। अब नवंबर 2021 में इसका पहला फेस होता है, वो मैंने पास भी किया और मेरिट में भी आया। फिर अप्रैल 2022 में इसका मेन एग्ज़ाम होता है, मैं उसमें भी पास हो जाता हूँ और उसमें भी मेरिट लिस्ट में आ जाता हूँ। तो मैंने कहा चलो ये अच्छा हो गया। फिर मैं अपने असली मुद्दे पे आया कि वो एक्स सर्विसमैन वाला जो था, क्योंकि एक्स सर्विसमैन में कुछ ऐसे रिलैक्सेशन थे जिनका मुझे ध्यान में था। जैसे कि मैं एक केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास एडिशनल पंजाबी लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं था, जो कि विज्ञापन में लिखा हुआ था कि ये ज़रूरी है पंजाबी होना। और उसी तारीख, जिस तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया था, उसी तारीख में ये होना चाहिए था कैंडिडेट के पास। मेरे पास नहीं था, तो मैं यही सोच के चल रहा था कि एक एक्स सर्विसमैन को छूट मिलती है, तो अब मैं उस विषय पे बात करता हूँ। तो मैंने चेयरमैन साहब, जो PSPCL के चेयरमैन हैं, उनसे संपर्क किया। उन्होंने मुझे कहा कि आप एप्लीकेशन लिखें और हम इस पर गौर करेंगे। मैंने अप्रैल में रिज़ल्ट आया था, मई के महीने में मैंने एप्लीकेशन लिख के मैं PSPCL हेड ऑफिस पटियाला में है, वहाँ गया। वहाँ पे चीफ इंजीनियर साहब के ऑफिस पहुँचा, उनको एप्लीकेशन दी। उन्होंने कहा कि हम कंसर्न अथॉरिटीज़ को दे देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ गया। फिर 4 जुलाई 2022 को मुझे मैसेज आता है, फ़ोन आता है कि आपको 7 जुलाई 2022 को इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आना है। मैं 7 जुलाई को पटियाला जाता हूँ, वहाँ मेरा डॉक्यूमेंटेशन होता है और उन्होंने 2 ऑब्जेक्शन लगाए। एक ये कि आपका डोमिसाइल लेटेस्ट होना चाहिए, 6 महीने पुराना है। मैंने कहा ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि पंजाबी सर्टिफिकेट वो अभी आपको जमा कराना होगा। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने उनसे ये आग्रह किया कि मैं डिप्टी सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट जो वहाँ के इंचार्ज थे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आपने किस लिए मिलना है? मैंने कहा मेरा ये एक्स सर्विसमैन, डिसेबल एक्स सर्विसमैन का है, कुछ इशू है। उन्होंने मिलवाया। तो मैंने फिर डिप्टी सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट जो ऑफिसर थे, उनसे मेरी तकरीबन 45 मिनट बात हुई। उन्होंने सारी बात को समझा और ये कन्फेस किया कि ये उनकी मिस्टेक थी। उन्होंने कहा कि ये हमारे विज्ञापन की मिस्टेक है, हमारी जो एड एजेंसी है जो विज्ञापन छापती है, ये उनकी तरफ से गलती हुई है। हम आपको एक्स सर्विसमैन के रूप में ही लेंगे, आप पंजाबी सर्टिफिकेट ले आइए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ठीक 40 दिन के बाद 17 अगस्त 2022 को अपना पंजाबी सर्टिफिकेट पटियाला जाकर जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ था उनको दिया। उन्होंने उसकी फ़ोटोकॉपी निकाल के मेरी फ़ाइल में लगा दी। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि मैंने कि डिप्टी सेक्रेटरी साहब से मिलना है। तो मैं उनके ऑफिस में गया। मैंने उनको बताया कि ऐसे मैंने पंजाबी सर्टिफिकेट जमा करा दिया। वो खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है, आपका काम हो जाएगा, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और वेट कीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर आप अपने स्टाफ को एक बार पूछ लीजिए और उन्हें बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब मैंने ही करना है, मैं ही साइन करूँगा, सब कुछ ये मेरे अंडर में ही है, आप बेफिक्र रहें, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मैं आ गया। तो वो डिप्टी सेक्रेटरी साहब थे मिस्टर इंदरप्रीत सिंह। उसके बाद क्योंकि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था PSPCL CRA 298/21, तो उस ग्रुप में ये अपडेट्स आती रहती थी कि ज्वाइनिंग वगैरह कब हो रही है, कब नहीं हो रही है। तो नवंबर 2022 में ये लगने लगा कि ज्वाइनिंग्स होने वाली हैं। तो ज्वाइनिंग्स हुई भी और मैं भी इंतज़ार करता रहा। हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गए। मेरे पास मैंने फ़ोन किए सब लोगों से, उन्होंने कहा हमें मिल गया है। मैं फिर पटियाला जाता हूँ, वहाँ मैंने स्टाफ से पूछा, बाकी लोगों से पूछा, तो उन्होंने बोला कि हमें आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो मैं ऐसे मेरे वहाँ कहीं चक्कर लगे। फिर लास्टली मुझे स्टाफ से ही पता चला कि जो पहले ऑफिसर थे मिस्टर इंदरप्रीत सिंह, उनका ट्रांसफ़र हो चुका है और आपका केस जो नए ऑफिसर आए हैं उनके अंडर में है और वो अभी उन्होंने होल्ड पे रखा हुआ है। मैंने कहा ठीक है। फिर कहीं चक्कर लगे मेरे वहाँ पे। ऐसे ही करते करते 2-3 महीने बीत गए। फिर मार्च 2023 में, ये टाइमलाइन में इसलिए देता जा रहा हूँ ताकि आप लोग सारी चीज़ को सिलसिलेवार समझते चले जाएं। फिर मार्च 2023 को मुझे मैसेज मिला कि 28 मार्च
को आपने यहाँ आना है, आपकी हियरिंग है। मैं 28 मार्च को वहाँ जाता हूँ अपनी वाइफ के साथ। तो वहाँ पे चीफ इंजीनियर PSPCL, डायरेक्टर PSPCL और डिप्टी सेक्रेटरी जो नए आए थे PSPCL, वो तीनों सीनियर ऑफिसर्स वहाँ थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी क्या शिकायत है, आप मतलब क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनको सारी चीज़ें शुरू से लेके वहाँ तक जो हुई थी सब बताई। तो उन्होंने मुझे ध्यान से सुना। फिर वो कहने लगे कि तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग थी। उन्होंने कहा कि हम आपको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट क्योंकि कुछ एक इशू है कैटेगरी वाला कि आपने कैटेगरी गलत भरी हुई है PWD और आप एक्स सर्विसमैन को क्लेम कर रहे हैं, तो ये आपने एक्स सर्विसमैन भरा नहीं। मैंने कहा सर आप बताएं कि मैं एक्स सर्विसमैन अगर भरता तो क्या आप मुझे स्क्राइबर देते, क्योंकि आपने डिसेबल एक्स सर्विसमैन को कोट नहीं किया था, आपने सिंपल एक्स सर्विसमैन लिखा हुआ था, इसलिए मैं PWD में गया। तो वो भी इस चीज़ से कन्विंस हुए कि ये ठीक कह रहा है। फिर वो कहने लगे ठीक है, हम पंजाब गवर्नमेंट को ये आपकी फ़ाइल भेज रहे हैं फाइनल क्लियरेंस के लिए। मैंने पूछा कितना टाइम लग जाएगा, वो कहने लगे कि यही 1-1.5 महीने में आपको जवाब आ जाएगा। मैं कहा ठीक है। फिर मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई भी जब जा ही रहा था तो मैंने सोचा मैं क्या करूं। पता चला कि फ़ाइल तो उन्होंने भेज दी है। फिर मैं मोहाली में रहता हूं, मोहाली पंजाब में, तो सेक्रेटेरिएट ऑफिस जो है यहीं चंडीगढ़ में है। तो यहाँ पे भी मेरे कई चक्कर लगे, मैं जाता रहा, कई बार गया। फिर फाइनली मैं एक ऑफिस में पहुँचा तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी फ़ाइल आई हुई है लेकिन वो गलत जगह आ गई है, यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, वो दूसरे ऑफिस में जानी चाहिए थी। तो मैंने कहा कि अब क्या होगा, तो उन्होंने कहा ये फ़ाइल वापस भेजी जाएगी और फिर वो सही जगह भेजेंगे। तो मैंने कहा ऑलरेडी 5-6 महीने निकल गए हैं, तो इसका मतलब इतने ही दिनों में ये वहाँ पहुँचेगी और फिर इतने ही दिनों में यहाँ आएगी। तो फिर 1-2 लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि आप डायरेक्ट CM साहब से मिल लो, भगवंत मान जी से, आपका जो केस है बड़ा सिंपल है, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि इतना टाइम हो चुका था और मेरे इतने चक्कर लग चुके थे पटियाला में और यहाँ पे सेक्रेटेरिएट ऑफिस में कि मेरी धारणा बदल चुकी थी। मेरा स्वाभिमान ये अलाउ नहीं कर रहा था कि जो चीज़ मैंने क्लियर कर ली है और मैंने अपनी योग्यता साबित कर दी है, तो मैं हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं अपना हक लूँगा। और ये मेरी नहीं, बाकियों की भी, जो और सैनिक भी हैं पंजाब में जो विकलांग हो जाते हैं या उनके बच्चे विकलांग हैं, उन लोगों का हक जो है वो उसका हनन हो रहा है। वो ऐसे कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे SC भी है, ST भी है, OBC भी है। ये एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के अंडर सब कैटेगरीज हैं और डिपेंडेंट्स के अंडर भी सब कैटेगरीज हैं। और यहाँ पे साफ पता चलता है कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन के साथ एक अन्याय हुआ है, क्योंकि वो खुद नौकरी करके आया है, खुद वो डिसेबल होके आया है, देश को उसने सर्व किया है और उसे वो हक नहीं मिल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन उसको देता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर किसी भी जाति, वर्ग या रिलीजन से ऊपर उठ के हमने हर नागरिक के साथ उसके अधिकारों की रक्षा करनी है और उसके हितों की रक्षा करनी है, जो कि यहाँ पे नहीं था। एक्स सर्विसमैन डिसेबल को टोटली यहाँ से पंजाब स्टेट ने हटाया हुआ है। और एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूँ, मैंने एक और एग्ज़ाम फॉर्म भरा था जो अक्टूबर 2023 का था, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का था। उसमें भी क्लर्क्स की भर्ती थी, उसमें एक्स सर्विसमैन डिसेबल की कैटेगरी रखी हुई थी, जबकि पंजाब स्टेट नहीं देता। ये वो बात थी जो एक दूसरे के अपोजिट थी। हाई कोर्ट दे रही है क्लर्कों को नौकरी जो एक्स सर्विसमैन डिसेबल हैं और स्टेट नहीं दे रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब मैंने ये फैसला किया कि मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और हाई कोर्ट में अपना केस रखता हूँ। हाई कोर्ट में जो मैंने पिटीशन लगाई उसमें उन्होंने भी, जज साहब ने भी ये कहा कि क्योंकि आपने कैटेगरी गलत भरी थी तो आपकी कैटेगरी अब चेंज नहीं हो सकती, तो उन्होंने डिसमिस कर दी ये पिटीशन। फिर मैं अपील में गया। अपील जो थी वो चीफ जस्टिस साहब की बेंच में लगी, डबल बेंच में। तो 19 दिसंबर 2023 को मेरी सीट रिजर्व कर दी गई
और PSPCL को नोटिस कर दिया गया कि आप आएँ और जवाब दें। क्योंकि मेरी सीट रिज़र्व हो चुकी थी तो मैं थोड़ा बेफिक्र था कि चलो ठीक है, अब आगे कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। लेकिन फिर एक सिलसिला था, तारीख ही मिलती रही। फिर 2 अगस्त 2024 को जो तारीख लगी थी उसमें मेरा नंबर आया। मेरे एडवोकेट ने जज साहिबा से पूरी बात की, उनको बताया कि ये इशू ऐसे है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल में नहीं काउंट होते, क्योंकि पंजाब सिविल सर्विसेज सर्कुलर में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 17, जो ये कहता है कि वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हैज़ एन रिलैक्सेशन ऑफ 2 years टू सबमिट द पंजाबी सर्टिफिकेट आफ्टर द अपॉइंटमेंट, कि अपॉइंटमेंट के 2 साल बाद तक भी उसके पास इतना समय है कि वो पंजाबी सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है। यही पॉइंट हमने अदालत में रखा, लेकिन जज साहब ने कहा कि ही हिमसेल्फ इज़ एन एक्स सर्विसमैन। तो उन्होंने ये कहा कि ये वार्ड भी है, बट उन्होंने ये बात नहीं सुनी। तो फिर मैंने जज साहिबा से ये कहा कि योर ऑनर, आई वांट टू से समथिंग। उन्होंने मुझे पूरा सुना, 30-40 मिनट तक मैंने अपनी पूरी जितनी भी जो बातें थी सारी बताई। वो कन्विंस भी हुए और उन्होंने स्टेट काउंसिल से पूछा भी कि आपने ऐसी पॉलिसीज़ क्यों बनाई हुई हैं जिससे कि ये एक कम्युनिटी को नुकसान होता है। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो ऐसे ही बहुत सारी सवाल जवाब हुए उनके साथ, तो वो कुछ ऐसा जवाब दे नहीं पाए। तो फिर जैसा मैंने मेरे एडवोकेट से कहा कि आप 2-3 रेलिवेंट जजमेंट्स ले आइए, मैं ऑर्डर कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरे एडवोकेट के पास जजमेंट्स थी, वो उन्होंने रिकॉर्ड में लगा दी कोर्ट में। लेकिन फिर वही कहानी हुई, तारीख मिलती थी लेकिन नंबर नहीं आता था। फिर जो 30 अप्रैल 2022 में केस लगा था, 23 से होते होते 24 में आया, 24 के बाद 30 अप्रैल 2025 आ गया। 30 अप्रैल 2025 को जज साहब ने फिर अगली तारीख दे दी 29 अक्टूबर 2025 की, पूरे 6 महीने के बाद। तो मैंने एक प्री हेयरिंग एप्लीकेशन लगाई जो 8 जुलाई 2025 को जिसकी सुनवाई थी। तो जज साहब ने एडवोकेट से कहा कि आपको तो मैंने 29 अक्टूबर की तारीख दी थी, आप क्यों आए हो आज? तो उन्होंने कहा कि जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 और सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि जो हैंडीकैप्स हैं उनको प्रायोरिटी पे सुना जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको 29 अक्टूबर को ही सुनेंगे, आज नहीं। फिर मैंने भी खड़े होकर जज साहब से रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा कि अंडर विच लॉ शुड आई लिसन यू वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, आप 29 अक्टूबर को ही आना। मैं आ गया। फिर मैंने बहुत सारी बातें सोची कि अब क्या करूं। फिर मैंने एक पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की थी वो 22 अगस्त 2025 को सुनी गई, वहाँ पे हियरिंग थी। मेरी 2 मांगें थी कि या तो सुप्रीम कोर्ट खुद से ही मेरे केस का फैसला कर दे, मुझे ज्वाइनिंग लेटर दे दे, या फिर हाई कोर्ट को वो निर्देश दें कि मेरे केसेस को जल्दी फाइनल किया जाए, क्योंकि मैं एक 100% ब्लाइंड डिसेबल हूँ और रूल भी यही कहता है। तो उन्होंने पहली मांग को तो नहीं माना कि ये कह के कि केस पेंडिंग है हाई कोर्ट में। अलबत्ता उन्होंने दूसरी मांग को स्वीकार करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट को निर्देश किया कि आप इनको जल्दी सुने और इनके केसेस को डिस्पोज करें, और क्योंकि एक्सेप्शनल केस है। तो उसके मुताबिक 22 अगस्त को ये सुना गया था। 8 से फिर मैंने वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था वो हाई कोर्ट में ले जाके फिर 8 सितंबर को मुझे 8 सितंबर 2025 को तारीख मिली। तो जज साहब ने स्टेट काउंसिल से पूछा कि आप इनको ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दे रहे हैं। स्टेट काउंसिल ने कहा कि सर अब तो सीट है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब तो कोई वैकेंसी है ही नहीं। तो मेरे एडवोकेट ने कहा कि योर ऑनर, इनकी सीट रिजर्व है, इनकी सीट 29 दिसंबर 2023 को ही रिजर्व कर दी गई थी, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जज साहब ने कहा कि वो तो है ही है कि वैकेंसी नहीं भी होगी तो इनको क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रिजर्व्ड है।
तो उन्होंने स्टेट काउंसिल से कहा कि आप जाइए और PSPCL से इंस्ट्रक्शंस लेके आइए। और उन्होंने अगली तारीख दी 12 सितंबर की। 12 सितंबर 2025 को हम कोर्ट में गए तो स्टेट काउंसिल से उन्होंने पूछा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि इन्होंने अपना 10वीं का सर्टिफिकेट देरी से जमा कराया है, ये बोला। और उन्होंने ये नहीं कहा कि देरी से जमा कराया है, लेकिन ज्वाइनिंग से पहले जमा करा दिया था। मैंने ज्वाइनिंग से 3 महीने पहले अपना पंजाबी का सर्टिफिकेट विभाग को PSPCL को जमा करा दिया था। फिर मेरे एडवोकेट ने जज साहब से और भी उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए और जो वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल वाला इशू था वो भी दिखाया, बट जज साहब ने नहीं उतना गंभीरता से लिया, मुझे ऐसा लगता है, और उन्होंने मेरी अपील डिसमिस कर दी। अब जो ऑर्डर आया जज साहब को फाइनल, वो ये था, मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं बल्कि मैंने बाकी कई वकीलों से जो उसको करवाया है, वो ये बताता है कि जज साहब ने उस ऑर्डर का हवाला देके मेरी जजमेंट लिखी है, जिसमें कि जो प्राइमरी हमारे दस्तावेज होते हैं, जैसे 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन है या मास्टर्स है, अगर उसमें कोई इस तरीके की खामी है या कोई विलम्ब है या ऐतराज लगता है तो उसमें कोई समय की छूट नहीं है। और मेरा केस एक लोकल लैंग्वेज के ऊपर है जो कि एडिशनल होना चाहिए, और वो मैं ज्वाइनिंग से पहले दे चुका था। मेरा केस उस केस से बिल्कुल डिफरेंट है जिसका हवाला हाई कोर्ट ने दिया है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस दिन, बेहद अफसोस हुआ कि ना तो जज साहब ने मेरे एडवोकेट को पूरा सुना और ना ही मुझे सुना, जबकि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं किसी बड़े से बड़े जो मुलजिम होता है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है, लेकिन मुझे नहीं सुना गया। फिर अब मेरे पास एक रास्ता बचता है कि या तो मैं SLP में जाऊं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे जो ऑलरेडी जो मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो वकीलों की फ़ीस अदा की है वो गोल्ड लोन लेके दी है, और अभी मैं एक डिसेबिलिटी पेंशन पे रिलाई करता हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, घर की EMI देता हूँ, बाकी रोज़मर्रा के खर्चे हैं, बच्चों की फ़ीस हो गई, बहुत सारे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे पास अब इतनी सकत नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मैं इतना शारीरिक और मानसिक रूप से हर्ट हो चुका हूँ कि मैंने बहुत चक्कर काटे हैं, बहुत 100% जो आंखों से देख नहीं पाता है ना, उसके लिए कहीं भी आना जाना, एक शहर से दूसरे शहर, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, गाड़ी, रिक्शे, बसेस, ये सब करके आना जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा हूँ, मेरे अंदर पूरा हौसला है, मैं हार नहीं मानता कभी भी। और मानसिक रूप से जो सोचने वाली बात है वो ये है कि रातों भर मुझे नींद नहीं आती है। मैं इस सब यही सोचता रहता हूँ कि मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हुई है। किसी भी पद की नियुक्ति के लिए जो योग्यता है, हम बड़े से बड़ी परीक्षाएं भी देख लें हिंदुस्तान में, चाहे वो UPSC है, CDS है, NDA है, IBPS है, रेलवेज है, और राज्य के सैकड़ों ऐसे विभाग हैं जहां पे सिर्फ यही चीज़ कही जाती है कि ज्वाइनिंग से पहले आपने अपने सारे दस्तावेज जो किसी पद के लिए चाहिए वो आपके पास होने चाहिए। तो यही चीज़ तो मैंने साबित की कि हाँ, ज्वाइनिंग से पहले मेरे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। तो एक टेक्निकल इशू के आधार पे कि जो स्टेट का एक खुद का बनाया हुआ एक छोटा सा नियम है, बोर्ड ने खुद एक छोटा सा नियम बनाया कि उसी डेट का होना चाहिए जिस डेट को आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, और उस आधार को बना के वो मुझे जो है मेरा हक छीना जा रहा है, मेरा हक यहाँ पे मुतासिर हो रहा है। तो ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है और अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के अलाउ नहीं करता। वो कहता है कि विकलांगों की जो है उनके हितों की रक्षा की जाए। हम जितने भी अपने जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हम अपने नुमाइंदे चुन के जो भेजते हैं, फिर वहाँ से कानून बनते हैं, अपर हाउस से, लोअर हाउस से, लोकसभा, राज्यसभा से, वो पास होते हैं, फिर उन पे अमल करवाने का जिम्मा अदालतों के ऊपर होता है। और ये सब होने अब
केंद्र सरकार ने एक नियम बनाया हुआ है कि 4% हमने विकलांगों को नौकरियां देनी है। जब 4% विकलांगों को नौकरियां देनी है तो ये भी तो सोचे ना कि विकलांगों के लिए मुश्किलें कितनी हैं, और ख़ास तौर पे वो जो नेत्रहीन हैं या फिर जो दिमागी रूप से जो परेशान हैं, क्योंकि ये दो बीमारियां ऐसी हैं, ये दो कमियां ऐसी हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो आपने उनकी योग्यता देखनी है, ना कि तकनीकी दूसरी चीज़ें जो कि नज़रअंदाज की जा सकती हैं। जब ज्वाइनिंग से ठीक 3 महीने पहले मैंने सारे दस्तावेज जमा करवा दिए, यही तो कहता है ना रूल कि आपने, बल्कि पंजाब के और भी ऐसे कई सारे इम्तिहान हैं जिसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा होता, कि हर इम्तिहान में ऐसा नहीं लिखा होता कि आपने एप्लीकेशन भरते वक्त ही आपका पंजाबी जो है ये उस समय अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ऐसे इसका सबूत है मेरे पास, क्योंकि मैंने एक और इम्तिहान भी दिया हुआ है। तो इस परीक्षा के बारे में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे साथ अन्याय हुआ है। अन्याय इस करके हुआ है कि अगर विकलांगों को ये 4% नौकरियां नहीं देनी है तो केंद्र सरकार को चाहिए कि फिर इसको रद्द कर दें, क्योंकि जब वो योग्यता अपनी दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं, फिर टेक्निकल इश्यूज पे उनको बाहर रखना है तो रद्द कर दें फिर। और दूसरा, मैं तमाम एक्सपर्ट्स जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन दफ्तरों में, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के जितने भी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जो ये रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, सीनियर तरीन जो वकील्स हैं, जो जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस, चाहे वो हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, वो ये बताएं कि क्या ये सही है कि किसी जो असल में पीड़ित है, जो कष्ट में है, अगर वो मेहनत करके पूरा जोर लगा के वो ऊपर आना चाहता है, अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है, तो उसका रास्ता रोका जाना चाहिए या उसको इंसाफ देना चाहिए? मैं ये सवाल पूछता हूँ। और मैं तमाम जितने भी पूर्व सैनिक संगठन हैं, सामाजिक कल्याण संगठन हैं और विकलांग कल्याण संगठन है, छात्र संगठन, तमाम हिंदुस्तानियों से, खास तौर पे युवा वर्ग से मैं ये अपील करता हूँ कि मेरी आवाज़ बने, ताकि मेरी तरह जितने भी विकलांग लोग हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। ये बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं सिद्ध कर रहा हूँ, मैं साबित कर रहा हूँ कि मैंने पहला फेस क्लियर किया, मैंने दूसरा फेस क्लियर किया, और ज्वाइनिंग से ठीक 3 महीने पहले मैंने एडिशनल पंजाबी सर्टिफिकेट भी जमा कर दिया। तो फिर कमी रह पीछे क्या रह जाता है फिर, कि जब आपने, और लॉजिकली ऑनेस्टली स्पीकिंग, वंस किसी एक मेरे जैसे शख्स को ना वहाँ पे लिखना है ना पढ़ना है, मुझे तो एक अलग ट्रेनिंग दी जानी है ना वहाँ पे, जो मैंने काम करना है वहाँ पे, तो फिर इन चीज़ों का महत्व क्या रह जाता है? आप योग्यता देखें ना, कि अगर इंसान, कोई भी शख्स है, जब वो उस पर्टिकुलर किसी सीट की क्वालिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है तो उसका हक दें उसको। आप क्यों उसको पीछे धकेल रहे हैं ताकि वो और ज़्यादा, इतना पीड़ित होने के बावजूद और ज़्यादा डिप्रेशन में जाए, और ज़्यादा उसको नुकसान हो, उसके परिवार को नुकसान हो, बजाय इसके कि आप उसको ऊपर उठाने की कोशिश करें, उससे समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश करें। उनका साथ देना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आपने केंद्र सरकार में जो ये नियम बनाया है कि 4% विकलांगों को नौकरियां देनी हैं उनके उत्थान के लिए, तो आप उन राज्य सरकारों को भी देखें जिन राज्य सरकारों ने अपने ही तहत, उनके जो बोर्ड आते हैं, उन्होंने छोटे छोटे ऐसे नियम बनाए हुए हैं जिससे कि विकलांगों के हितों का हनन हो रहा है। वो अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो कष्ट में हैं, वो पीड़ित हैं। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा, और राज्य सरकारों को ये निर्देश दें कि ये जो 4% विकलांगों की जो नियुक्तियां हैं इनको यकीनी बनाएं। अगर वो अपनी योग्यता ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट से पहले सिद्ध कर देते हैं तो उनको उनका हक दीजिए।
मेरी प्रार्थना है आपसे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी कि आप इस पे कुछ ना कुछ नोटिस लीजिए, संज्ञान लीजिए और इस पे कुछ कीजिए। और जो दूसरी बात है वो ये है कि मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि जो विकलांग होते हैं, ख़ास तौर पे जो नेत्रहीन हैं, उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। मैं 24 साल का था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ था। अब मैं 50 साल का हूँ, पूरे 26 साल गुजर चुके हैं। मैंने बड़ी हिम्मत से, बड़ी मुश्किलों से ये एग्ज़ाम क्लियर किया है। एक नेत्रहीन के लिए पढ़ना, दिमाग में चीज़ें बिठाना, किसी भी चीज़ को याद करना, बेसिकली जो नॉर्मल आदमी होता है वो पढ़ पढ़ के याद करता है ना, मुझे सुन सुन के याद करना पड़ता है। एग्ज़ाम्स में मैथ्स के भी सवाल होते हैं, रीजनिंग के भी होते हैं, बहुत सारे इस चीज़ें होती हैं। मैंने बड़ी मेहनत की है, बहुत, मैं उसका वो बयान नहीं कर सकता जितना मैं अपने आप को मैंने इस चीज़ के लिए खड़ा किया है। अब आज भी जब मैं अपनी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि नहीं, मुझे मेरी मंजिल मिले, मैंने जो किया है उसका फल मुझे मिले, वो मुझे मिलना चाहिए। दूसरा, मैं पंजाब सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो पंजाब सिविल सर्विसेज सर्कुलर 1994 का जो सर्कुलर रखा हुआ है, उसके बाद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 आ चुका है, तो आपने उसमें मॉडिफिकेशन क्यों नहीं किए हैं? और आपके ही सर्कुलर के अनुसार आपका पॉइंट नंबर 17 ये कहता है कि वार्ड ऑफ ए डिफेंस पर्सन, जो कि मैं पहले ऊपर बता चुका हूँ, तो मुझे क्यों नहीं कंसीडर किया जा रहा? मेरे ख़ानदान में 3 पीढ़ियों ने सेना को सर्व किया है, मेरे दादाजी ने भी, मेरे पिताजी ने भी और मैंने भी। मैं एक डिफेंस पर्सनल भी हूँ, एक वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल भी हूँ और एक ग्रैंड वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल भी हूँ। हम लोगों ने बड़े प्राउडली अपने देश को सर्व किया है, और आज अगर मेरे साथ ये ऐसा होता है तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं है उनके लिए जो सैनिक विकलांग हो जाते हैं। ये मुझे बाकी राज्यों का तो नहीं पता, लेकिन पंजाब में मैंने जितना भी देखा है कि यहाँ पे विकलांग सैनिकों के लिए बोर्ड में जो एसएसबी है और एसएससी है, उनके लिए ये डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी नहीं है, और ये अन्याय है, सरासर अन्याय है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम इस चीज़ की मांग करते हैं कि डिसेबल एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी हर विज्ञापन में होनी चाहिए, और उनके जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स, उनके जो बच्चे होते हैं, वो भी तो डिसेबल हो सकते हैं ना। तो जब एक्स सर्विसमैन डिसेबल ही नहीं है तो फिर जो डिपेंडेंट्स हैं वो भी तो मतलब वो भी तो अफेक्टेड है ना। अगर किसी का बच्चा डिपेंडेंट जो डिसेबल्ड है, वो भी नहीं आ सकता इस 13% के कोटे में, तो फिर तो न्याय कहाँ हो रहा है? ना इधर से, ना उधर से, ना दाएं से, ना बाएं से। तो कुछ तो ऐसा कीजिए कि जो ऐसा लग रहा हो कि हाँ, ये चीज़ सही है, ये नियम सही है, हमने जिसके लिए भी बनाया है बराबर का नियम है। एक तरफ आपने मैंडेटरी लिख दिया, दूसरी तरफ आप छूट भी दे रहे हैं। जब मैंडेटरी है और छूट भी है, तो मेरे जैसा जो ये सर्कुलर है 1994, उसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, किसी के साथ ऐसा हो गया तो उसको छूट इतनी है, कंपेशनेट ग्राउंड पे 6 महीने। मैं कंपेशनेट ग्राउंड पे ही तो हूँ। मैं एक देश को सर्व किया है 7 साल के लिए, अपनी आंखें दान करके आया हूँ, और आज जिस पीड़ा से, शारीरिक मानसिक पीड़ा से मैं गुजर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कंपेशनेट ग्राउंड क्या हो सकता है? और जो कंपेशनेट ग्राउंड को 6 महीने की छूट है और वार्ड को छूट है 2 साल की, तो मैं कहाँ से ये एग्जाम्पल ऐसा दे? ये तो वही बात होगी ना कि आम को आम नजर आ रहा है लेकिन आम का पेड़ नजर नहीं आ रहा। हम आम को देख रहे हैं, आम को स्वीकार कर लिया, लेकिन आम का पेड़ नहीं चाहिए। और बिना आम के पेड़ के फिर आम कहाँ से आएगा? आम का पेड़ डिफेंस पर्सनल है और आम वार्ड हो गया उसका। तो सिंपल सी बात है ना, जब आप वार्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो डिफेंस पर्सनल को भी एक्सेप्ट कीजिए। मेरे यही दलीलें थी, यही बातें थी जो मैं कोर्ट में समझाना चाह रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बातें सुनी नहीं। और मैं आप सब भारतीयों से ये निवेदन करता हूँ कि मेरी इन कही हुई बातों को बहुत गौर से लें, क्योंकि ये मेरा ही नहीं,
जाने कितने विकलांगों और विकलांग सैनिकों के भविष्य का सवाल है। अंत में मैं राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू जी से अनुरोध करता हूँ, आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मैं आज भी आपके अधीन हूँ, आप ही के संरक्षण में हूँ। मेरे हितों का ध्यान आप ही ने रखना है। जो अन्याय मेरे साथ हुआ है ऐसा ना होने दें, क्योंकि मेरे पास अब सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास फंड्स नहीं है। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, नेत्रहीन हूँ। आप मेरी ये समस्या दूर करके मुझे इंसाफ दे सकते हैं। मुझे ही नहीं बल्कि जो वो तमाम पूर्व विकलांग सैनिक और उनके विकलांग बच्चे हैं उनको इंसाफ दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे इंसाफ देंगी। धन्यवाद। कुछ इम्पोर्टेंट दस्तावेज जिनको मैं दोबारा से आपको याद करवा देता हूँ। इस विज्ञापन का सीरियल नंबर था CRA298/21 PSPCL। मेरा रोल नंबर है 12121200487। मेरी जो अपील लगी थी हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उसका सीरियल नंबर है 2077/2023। जो पहला ऑर्डर आया था 19 दिसंबर 2023 को और फाइनल ऑर्डर 22 सितंबर 2025 को। ये नेट पे उपलब्ध हैं। कोई भी शख्स, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है, कोई भी शख्स जाके सारी हकीकत, सारा सच जान सकता है और सरकार के